साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि हमने पीछे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं बिजनेस की। बिजनेस के विषय में, बिजनेस की ओर बढ़ो। और ख़ास करके आज का जो विषय है एक बहुत ही शोषित, वंचित और दबा हुआ तबका है, जिसे दलित समुदाय कहते हैं। आज ये दलित समुदाय के लिए इसके ऊपर ये लेखक एक चैप्टर लिख रहे हैं, एक अध्याय के जरिए हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको भी बिजनेस करना चाहिए। आज का जो विषय है, दलितों बिजनेस की ओर बढ़ो और पूंजीपति बनो। जैसा कि लेखक इस विषय पे हमें लिख करके समझा रहे हैं, बता रहे हैं। साथियों, हमें याद करना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि आखिर इस लेखक की कोशिश क्या है। और जब तक हम इसे पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, इस विचार को समझेंगे नहीं, तब तक जो है कि हमारे जीवन में बदलाव आने का कोई मतलब नहीं होता। एक उदाहरण के द्वारा ये समझा रहे हैं कि पहले की एक कहावत थी कि उद्यम खेती, मध्यम बान और जो है कि उचित नौकरी नीची नौकरी होता था। लेकिन आज ठीक उसके विपरीत उल्टा कहानी बन गई है कि आज का जो कहावत है कि उचित नौकरी जो है कि सबको नीचा बताया गया था, आज वो कह रहे हैं कि उचित नौकरी और मध्यम व्यापार जो था, आज व्यापार जो है वो सबसे बड़ा हो गया है। कि सबसे बड़ा व्यापार, और इसके बाद नौकरी, और इसके बाद फिर खेती। जैसा कि पीछे कहावत बनी हुई थी, ठीक उसके उल्टा, उसके विपरीत आज हमको देखने को मिल रहा है। और ये सही भी है। लेकिन कुछ ना शिक्षा होने के कारण इसी कहावत को मानते हुए जो है अपने जीवन को जो है कि बेकार सा बना लिया है। इसमें लेखक को समझाने का मतलब है, एक सहानुभूति है, प्रकट कर रहे हैं, हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं कि ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि और लोगों से हमें जा करके एक सीख लेनी चाहिए। खास करके हमारे युवा साथी जो हैं, आज बिजनेस के क्षेत्र से वो कोसों दूर हैं। और जबकि ये कहते हैं कि एक बन गया भाई श्रमण वर्ग जो है कि एक गांव में एक छोटी सी दुकान ही खोल करके बैठा है, फिर भी हमसे जो है कि वो अच्छा जीवन जी रहा है। जबकि हम दिन रात खेती में काम करके एक मजदूर सा और अपने रोटी कपड़े और मकान के लिए मोहताज हैं। जबकि एक सवर्ण वर्ग जो है कि वो अपने बिजनेस के क्षेत्र में जा करके हमसे कई गुना आगे है और एक अच्छी नेक जिंदगी जीना। कह रहे हैं कि हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। साथियों, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। क्यों वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे युवाओं का थोड़ा सा जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव के कारण उनका मन टूट जाता है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा साथियों। जब हमारे अंदर योग्यता होगी, हमारे अंदर काम करने का जुनून और साहस होगा, तो कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप आती है। और वही चीज़ जो हमसे लोग पहले घृणा नफरत की निगाह से देखते हैं, वो करते हैं, बाद में वही चलकर हमारे पास जब पैसा आने लगता है तो हमसे वो नज़दीकियाँ और नए संबंध बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से जो है कि हमें आगे सफलता मिलती है। इसी चीज़ पे आगे समझाने का मतलब है कि वो कह रहे हैं कि एक व्यापारी का बेटा है, और व्यापारी के बेटे के लिए उसे एक माहौल तैयार किया कराया मिलता है। एक आदमी एक नए काम में कभी जाता है तो उसमें एक डर महसूस होती है कि ये मेरा धंधा या बिजनेस मैं इसमें कर रहा हूँ, पूंजी मेरा लगे, चले या ना चले, फिर मैं इसके पास कहीं ऐसा ना हो कि मैं इससे ज़्यादा भी और नीचे की जो अभी दाल रोटी मिल रही है इससे भी नीचे की स्थिति में चला जाऊं। तो यह सोच करके वो डरता है और डर करके इसमें कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। उसी चीज़ के लेखक यहाँ कह रहे हैं कि एक व्यापारी का जो बेटा है, एक बिजनेसमैन का बेटा है, उसे अपने घर से ही एक किया कराया माहौल मिलता है। और जैसे माँ बाप अपने शरीर से कमज़ोर होने पड़ते हैं, तो उनके वो बच्चे जो होते हैं वो अपने बिजनेस को संभाल लेते हैं और अपने जो यथार्थ उनकी सच्ची ज़िंदगी है उसको वो अपने नीचे गिरने से अपने आप को बचा लेते हैं। ठीक यही सीख वो कर रहे हैं कि जो शोषित वंचित और गरीब तबके के जो लोग हैं, सभी को ये चीज़ आना चाहिए। ये किसी का कोई एक पुश्तैनी खेल नहीं है कि ये आदमी यही काम कर सकता है, इस भ्रम में न जाएं। और ये भ्रम टूटेगा साथियों तब जब तक हम शिक्षा को नहीं ग्रहण करेंगे। जब हम शिक्षित बनेंगे तो हमारे ऊपर से सारे भेद अपने आप ही मिट जाएंगे। हमें अंदर वो कला होगी, हमें वो गुण होगा, हमें वो योग्यता होगी, और तब जा करके हम एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेंगे। यही बार बार लेखक हमें समझा रहे हैं कि हमें जो है कि बिजनेस व्यापार की तरफ जाना चाहिए। वो मिसाल भी देते हैं कि अभी राजस्थान में चले जाइए, राजस्थान के जो बहुत ही पशुपालक और जो ऐसे छोटे लोग थे, वो एक लोटा और अंगोछा लेकर के बाहर निकले और आज अच्छा खासा बिजनेस फैला लिया है। पंजाब के लिए भी खूब मेहनत कश लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, वो भी जो है देश तो देश विदेशों में जाके अपना खूब परचम लहरा रहे हैं, खूब बढ़िया बढ़िया अपने बिजनेस को फलीभूत कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से हमें इनसे सीख लेनी चाहिए, हमें इनसे सोच लेनी चाहिए और अपने जीवन में उसको अमल करके उतारना चाहिए। आज का जो चर्चा है साथियों इसी के ऊपर है। और
हमारी जो जानकारी होती है साथियों, किताब के माध्यम से साहित्यिक जानकारी होती है, हम आपको देने की कोशिश करते हैं कि ऐसा आदमी को देख करके, सुन के और समझ करके और उसको स्वयं देखे अपने सामने कि हमारे सामने क्या स्थिति है, इसमें कितना सत्य है और कितना असत्य है, इसका स्वयं आभास करना चाहिए। तो साथियों, आज के साथ लाइन में लिख रहे हैं लेखक, हम उसको बता रहे हैं आपको। दलितों, बिजनेस की ओर बढ़ो और पूंजीपति बनो। जैसा कि एक यहाँ लेखक का संकेत है, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीची नौकरी। इस पुरानी कहावत को आज की पीढ़ी गलत बताते कहती है कि उत्तम व्यापार, मध्यम नौकरी और नीची खेती। इतिहास गवाह है, हर काल में वणिक वर्ग हर दृष्टि से सुखी रहा है। भारत में टाटा, बिरला, अंबानी, सिंघानिया तो बड़े व्यापारी हैं, बल्कि गांव में परचून की छोटी सी दुकान दुकान का मालिक बनिया भी गांव के अन्य मेहनतकश तथा दिन रात मेहनत करने वाले वर्गों से अच्छा जीवन जीता है। सदियों तक शूद्र तीन वर्णों की सेवा करता आया है। दलितों के मुक्तिदाता बाबा साहेब की बदौलत आज भारत में दलित सरकारी नौकरियों में आने लगे हैं। इससे दलितों की आर्थिक हालत में काफी सुधार हुआ है। पूरे समाज में आर्थिक ताने बाने में बदलाव होने लगी है। आरक्षण की बदौलत दलित समाज में शिक्षा का प्रचार हुआ और लोग सरकारी नौकरियों के लिए कोशिश करने लगे और खुद लाभ लेकर अगली पीढ़ी को नौकरी के लिए तैयार करने लगे हैं। और खुद लाभ लेकर दलित समाज को नहीं मिल और हालांकि इसका लाभ पूरे दलित समाज को नहीं मिला, लेकिन आरक्षण द्वारा सरकारी नौकरियों से लाभ लेने वाले दलितों की काया पलट हो गई। दलितों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। साथियों, यहाँ थोड़ा सा विचार करेंगे। जैसा कि बता रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत जागरूक दलित समाज हुआ भी, तो वो ज़्यादातर बाबा साहब के आरक्षण की बदौलत नौकरियों में गया और नौकरियों में जा करके और फिर अपनी जो थोड़ा बहुत उसकी पूंजी बनी, वो अपने आने वाली पीढ़ियों को भी वो प्रेरणा दिया। तो सिर्फ सरकारी नौकरियों में जाने की प्रेरणा दी, पढ़ाई लिखाई अपने अंदर जो माहौल पैदा किया सिर्फ वही पैदा किया, ना कि बिजनेस व्यापार। बाकी अगर उसके पास थोड़ी बहुत पूंजी रही भी तो शादी ब्याह और दुनिया के कर्म कांडों में इसी में उलझा रह करके अपने जीवन को पूरा बिता दिया और अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए शीश कुछ छोड़ कर नहीं गया। इससे हमें सीख लेनी चाहिए। आगे की लाइनों में फिर हमें लेखक आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि व्यापारी के बेटे के लिए व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए पूरा माहौल अपने पक्ष में किया मिलता है, उसे तो सिर्फ गद्दी संभालनी होती है। लेकिन दलित आईएएस अफसर के बेटे को तो नौकरी, व्यापार आदि के लिए खुद संघर्ष करना पड़ता है। व्यापारी का बेटा व्यापारी ही होता है, लेकिन आईएएस का बेटा आईएएस नहीं कहलाता है। दलितों के लिए व्यापार आज समय की मांग है। इसके बिना दलितों का कल्याण संभव नहीं है। आज़ादी के समय शरणार्थियों के रूप में आया सिंधी समाज व्यापार में इतना आगे बढ़ चुका है कि वह किसी भी पार्टी, सरकार व व्यवस्था को मोहताज नहीं है। राजस्थान में पढ़ते निरंतर अकाल के कारण मारवाड़ियों के सामने जो संकट पैदा हुआ, तो एक लोटा व अंगोछा लेकर घर से बाहर निकल पड़े। आज भारत का पश्चिम, पूर्व और दक्षिण ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां मारवाड़ियों का व्यापार नहीं है, एक राज्य नहीं है। अब तो ये भारत के अलावा पूरे विश्व में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। पंजाब का सिख अपने मेहनत व्यापार के बूते देश से बाहर ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर जैसे विकसित देशों में कौम का नाम रोशन कर रहा है। लेकिन दलित अभी तक सरकारी नौकरी के ही पीछे पड़ा हुआ है। एक दलित 5 लाख रुपए की रिश्वत देना चपरासी बनने के लिए तैयार है, लेकिन 5 लाख की पूंजी से छोटा व्यापार शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। साथियों, कितनी विडंबना की बात है। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि एक दलित समुदाय या शोषित वंचित पिछड़ा वर्ग का जो भी व्यक्ति है, वो सभी के लिए लेखक यहाँ उपदेश दे रहे हैं कि एक छोटी सी नौकरी, चपरासी की नौकरी पाने के लिए वो 5 लाख रुपया रिश्वत देने के लिए तैयार है, लेकिन वो 5 लाख रुपए लगा करके एक छोटा सा बिजनेस चालू करके और उसमें फिर आगे तरक्की करके ऐसा काम करने के लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। अब यहाँ आगे की लाइनों में फिर हमें सचेत कर रहे हैं। ये एक समय था जब कानपुर, आगरा के पूरे चर्म उद्योग पर उत्तर प्रदेश के जाटों चर्मकारों का एकाधिकार था। आज जाटों चमड़ा रंगने वाले तथा जूते बनाने वाले मजदूर रह गए हैं, जबकि मालिक सवर्ण बन गए हैं। कल तक दलितों के पास चर्म शिल्प, जुलाहा व कपड़े बुनने के जो परंपरागत रोजगार थे, सभी पर सवर्णों ने कब्जा कर रखा है। आज जरूरत यह है कि हम सरकारी नौकरियों की ओर भागने की बजाय छोटे मोटे व्यापार की ओर बढ़ें।
आज का छोटा व्यापार ही भविष्य में बड़ा होता है। थोड़ा सा पैसा पास हो तो आसपास में कोई दुकान खरीदें। खुद के मकान, बीवी के गहनों, शादी विवाह पर ज़्यादा पैसा खर्च करने की बजाय अपनी संतानों तथा परिवार के अन्य बेरोजगारों के लिए व्यापार का माहौल तैयार करें। रियल इस्टेट, शेयर मार्केट, बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में दखल दें। विडंबना यह है कि गांव का दलित सूखी रोटी खाकर जैसे तैसे अभावों का जीवन जी रहा है, लेकिन गांव छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है या वही छोटा व्यापार नहीं कर पाता है। बाबा साहेब ने कहा था, दलितों गांव छोड़ो शहर जाओ, शहर छोड़ो विदेश जाओ। उस महामानव का यह कथन आज ज़्यादा प्रासंगिक है लग रहा है। यदि दलितों ने व्यापार की ओर ध्यान नहीं दिया तो हम सिर्फ मजदूर के रूप में रह जाएंगे तथा आने वाली पीढ़ियां हमें जरूर कोसेंगी। साथियों, यहाँ कितने भावपूर्ण कहना पड़ रहा है कि अगर हमने आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ा सा मौका नहीं दिया तो हमें आने वाली पीढ़ियां आगे आके हमें कोसेंगी। इसलिए हमें बिजनेस व्यापार की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए और खास करके युवा साथियों को, जैसा कि लेखक यहाँ लिख रहे हैं, खुद हमें लिखने के साथ साथ हमें खुद अपने आप पर विचार करना चाहिए और इस पर विचार करके और आगे बढ़े। साथियों, इसी के साथ फिर अगले हम अध्याय पे आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।